ज़रूरी नहीं रोता हुआ बच्चा खिलौना ही माँग रहा हो या ज़िद कर रहा हो कि उसे कुछ चाहिए। ज़रूरी नहीं ये उसके टेम्पर टेंट्रम हो। हो सकता है वो उसके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा हो और वो अपना स्ट्रेस आपसे शेयर करना चाहता हो। अपने बच्चे की इस मनस्थिति को पहचानिए, रुकिए और जो प्रेजुडिस बेस्ड बिहेवियर है, उसके बारे में भी सोचिए कि हम हमेशा यही सोचते आए हैं, जब बच्चे कहते हैं मेरे पेट में दर्द है तो हमें लगता है बहाना है। बच्चे स्कूल जाने से पहले भी सेम बात कहते पेट में दर्द है या मुझे लूज मोशन है या मुझे डर लग रहा है, तो हम कहते बहाना है। हमेशा से बच्चे ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन ये हो सकती है एक साइकोलॉजिकल कंडीशन। बच्चे की भी एक मनस्थिति होती है, उसे भी समझने का प्रयास करें। हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है और इसीलिए आज मैं इसमें से पढ़कर ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आप अपने बच्चे के साथ देखें, तो उसे तुरंत पहचान लें और अपनी साइड से, अपनी तरफ से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें उस स्थिति को। नहीं हो पाए तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लें, उसमें भी हिचकिचाई नहीं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और पहचान करते समय कुछ स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जो सामान्य लक्षण होते हैं, बच्चे का एकेडमिक डिक्लाइन। अब इसमें बच्चे 2 तरह के हैं, एक जो स्कूल नहीं जाते हैं और एक जो स्कूल जाते हैं, जिसको हम किड्स कहते हैं, घर पे हैं। उनको भी स्ट्रेस होता है और स्कूल जाने वाले बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। जो बच्चा घर पे रहता है उसका स्ट्रेस हमें हमेशा टेंट्रम लगता है। स्कूल जाने वाले बच्चे का स्ट्रेस हमें टेंट्रम लगता है, लेकिन हम फिर भी समझ पाते हैं कि हो सकता है स्कूल में टीचर सही से बिहेव नहीं कर रहे हों या वहाँ का जो होमवर्क दिया गया है उसका प्रेशर हो। वहाँ हमें फिर भी थोड़ी क्लैरिटी है, लेकिन घर वाले बच्चों के साथ हम अक्सर ये क्लैरिटी नहीं रख पाते। इसमें जो आपको ध्यान देना है वो कुछ इस तरह से है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई आता है और छोटा बच्चा होता है तो वो डर जाता है, जाके अपनी माँ से लिपट जाता है या जिससे वो सबसे ज़्यादा अटैच्ड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये समय के साथ साथ ठीक हो जाती है। पर कुछ बच्चों में ये समय के साथ साथ ठीक नहीं होती और ये सोशल एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उस समय उस बच्चे का एक्सपोज़र नहीं कराते उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी से, और उनको फ़ेमिलियर नहीं कराते, तो बच्चे की ये एंग्ज़ायटी परमानेंट हो सकती है। ये इस तरह के साइन एंड सिम्पटम्स जब भी आप देखें तो ख़ास ध्यान दें। दूसरा है बच्चे का से एक सामाजिक अलगाव। अगर बच्चा समाज से कटा-कटा रहता है, जैसे घर में एक व्यक्ति बाहर से अंदर आया और बच्चा उससे अपने आप को अलग रखता है, एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है जब बच्चा किसी के घर जाता है, तब भी वो खुद को आइसोलेट करता है, अकेला बैठता है या सिर्फ़ अपने ही पेरेंट्स के साथ बैठता है। तो वो साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं आगे चलकर सोशल एंग्ज़ायटी के, क्योंकि उसने अभी से अपने आप को समाज से दूर कर लिया है। इसी तरह से और व्यवहार में परिवर्तन, जैसे भूख या नींद की कमी या भूख या नींद ज़्यादा आना, दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। ओवर ईटिंग या नो ईटिंग या अंडर ईटिंग, इससे हो सकता है माल न्यूट्रिशन या वेट गेन। अक्सर हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चा जंक खाता है, इसीलिए वेट ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्चा अंदर से उदास हो और अपनी उदासी को डिफेंड करने के लिए या उदासी से बचने के लिए ज़्यादा खाना खाता हो और उसे ये लगता हो कि खाना खा के उसे फील गुड हो रहा है, और ये स्थिति वो हो सकती है जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए हमारे बुजुर्ग दादा दादी हमारे पास नहीं हैं। तो हम बच्चे को, कई पेरेंट्स तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो अकेला छोड़ जाते हैं, खाना पीना सब रख जाते हैं। तो यहाँ बच्चे का फोकस हर एंगल से अगर हम देखें तो उन्हें लगता है कि भोजन ही उसकी सिक्योरिटी है और वो खाने पर ही अपना फोकस लगाए रखता है। धीरे धीरे करके उसको
एक्सेस भी दे दिया जाता है कि आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बाहर से, और बच्चा बाहर से खाना ऑर्डर करने लग जाता है जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है। ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंडर आते हैं और बच्चा आगे चलकर इनका शिकार हो सकता है गंभीर रूप से। शुरुआत बचपन से ही हो चुकी है। इन साइन एंड सिम्टम्स को भी पहचानें। एकाग्रता में कठिनाई, विद्यालय में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी या एकेडमिक डेक्लाइन। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब बच्चे का प्राइम फोकस इन सब चीज़ों में होगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसकी स्टडी पर दिखेगा, कंसंट्रेशन पर दिखेगा। कुछ बच्चे इसमें कंसंट्रेशन के अंदर भी कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे आजकल ADHD लोगों को काफ़ी पता है इसके बारे में, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि हमारा बच्चा स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है और क्योंकि इसे ये बीमारी है। ADHD एक बीमारी नहीं है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है और इसको ऐसे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आप ये समझें कि वास्तव में ये कैसी स्थिति है और इसका प्रभाव बच्चे पर किस तरह से पड़ रहा है। ये देखने की बजाय पेरेंट्स आजकल गूगल सर्च करते हैं और वो इस चीज़ पर फोकस रखते हैं क्योंकि गूगल उन्हें पहले ही बता देता है इसका कोई इलाज नहीं है। गूगल सच कह रहा है, इलाज उसका होता है जो बीमारी होती है। जब ये कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज क्या होगा? पर लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि इलाज नहीं है इसका मतलब लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी ही नहीं है, ये क्लियर करें, ये एक कंडीशन है और इसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में अपने बच्चे का सोशलाइजेशन प्रॉपर करें, अपने बच्चे को अटेंशन दें। अगर उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो कंसंट्रेशन के लिए जो एडिक्वेट स्ट्रैटेजी लगानी है वो लगाएं, ना कि अपना फोकस उस जगह लगाएं कि एक बीमारी है और बच्चे को इलाज कहाँ से दिलाएं। इसके चलते वो कई ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे कुछ तो हमने देखा कि बच्चों की स्पेशल एजुकेशन शुरू करवा देते हैं। एक नॉर्मल स्कूल का बच्चा है, उसको स्पेशल एजुकेशन में डाल दिया तो वहाँ पर और बच्चों के उस एनवायरनमेंट में जाके उसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ भी आनी शुरू हो गई जो उसमें पहले नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चे का पूरा भविष्य खतरे में है। इस तरह के एक्शंस ना लें किसी भी तरह की मिसकंसेप्शंस के ऊपर। जहाँ आपको ना समझ आए वहाँ आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। उसके आगे है खतरनाक विचारों का आना। अब जो बच्चा पूरा दिन अकेला रहता है, जिसके मन में भी उदासी है, जिसके पेरेंट्स उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते और आम तौर पर ऐसा ज़्यादातर होता है सिंगल चाइल्ड के साथ, तो वो बच्चा सेल्फ हार्म की भी कोशिश करने लग जाता है ओवर द टाइम, क्योंकि उसको एक ही पहलू समझ आता है, जैसे उदास होना। ये नहीं समझ आता कि उदासी से बाहर आने के लिए क्या प्रयास करना है, या जब ये ऐसा महसूस हो तो हम क्या करें, दूसरों से कनेक्ट करें, पर उसके पास कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये जो दूसरा पहलू था ये उसे पता ही नहीं है, उसकी कॉग्निशन में ये थिंकिंग आएगी ही नहीं क्योंकि ये बिहेवियर उसने सीखा ही नहीं। ये इतनी माइन्यूट एक फैक्ट है जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये उनको लेके जाती है कि मैं क्यों नहीं समझ पाता ऐसी स्थिति में कैसे निकलना है। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं और उन्हें लगने लग जाता है जीवन बेकार है, हमें कुछ नहीं आता, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम कुछ नहीं समझ पाते, वो ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं कर पाते अपने आप को। वो जब ग्रुप में बच्चों को और बच्चों को स्कूल में बात करते देखते हैं ऐसे बच्चे, तो उन्हें लगने लग जाता है कि इनके पास इतने लोग हैं, इतने दोस्त हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, उन्हें पता नहीं है हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। उन्हें ये भी नहीं पता कि अपनी बात शेयर करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो तो उसके आगे का स्टेप था, तो वो इसलिए वो इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हीं बच्चों के साथ ज़्यादा आती है। तो इस तरह के साइन सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं और ये उस बच्चे को ले जाते हैं एक सेल्फ हार्म की तरफ, सुसाइड आइडिएशन, और कुछ बच्चे अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इसलिए बच्चों में भी स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो सकता है और बहुत ज़रूरत है इस साइड ध्यान देने की और अवेयरनेस की। और भी है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, घर का एनवायरनमेंट होता है सबसे बड़ा,
जिस घर में वो बच्चे रह रहे हैं किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें दिया गया है। अगर वो कभी उदास हैं तो क्या उनसे पूछा गया है आप क्यों उदास हैं। घर में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं डिसफंक्शनल फैमिली जहाँ पर कोई भी काम नहीं करता और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं फुल टाइम। वैसे बच्चे क्या सोचेंगे, उनमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना कैसे आएगी। हो सकता है उस घर का वो बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाए कि ये सब तो कुछ नहीं करते, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। एक टाइप। दूसरा टाइप कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ना, कि कोई नहीं ले रहा मैं भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पर दो तरह के बच्चे बनने की संभावना है, पर दोनों ही गलत है क्योंकि दोनों में ही ओवर साइड वो बच्चे जा रहे हैं, मिसडायरेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ रहता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी हो सकती है। उसके साथ रहता है कि आपके जो दोस्त आपने बनाए वो किस तरह के हैं, जीवन में कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई घटनाएं तो ऐसी नहीं हो गई है जिसका आपके दिल दिमाग पर अभी तक गहरा असर पड़ा हुआ है, उससे बाहर आने का रास्ता आपको पता नहीं है। ये सब वो संभावित कारक हैं जो किसी भी बीमारी को शुरू होने के बाद डिसऑर्डर बनाने तक की एक कहानी बना देते हैं। और ये होता है जब फैमिली अटेंशन नहीं दे पाती कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप इस तरह के साइन सिम्टम्स देखें, अपने बच्चे के मन से जुड़े, मन की बात जानें, उनकी मदद करें, मन से करें। खुद ना कर पाएँ तो एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करें।